Hello students. So the topic which we are going to discuss is power factor correction और reactive power compensation. So दोनों topics एक ही मतलब है दोनों का, चाहे उसको power factor correction बोल लें या reactive power compensation, both mean the same. तो सबसे पहले बात ये आती है कि क्यों पावर फैक्टर लो होता है, उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है. तो जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिकली पावर्ड मशीन्स, दे नीड टू काइंड ऑफ पावर टू ऑपरेट. उनको वर्क करने के लिए दो तरह की पावर की ज़रूरत होती है. कोई भी मशीन आप ले लो, फॉर एग्जांपल मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, रेक्टिफायर्स, जहाँ पे भी आपके इंडक्टिव रिएक्टिव कंपोनेंट्स हैं, वहाँ पे आपको टू टाइप की पावर्स चाहिए. तो फर्स्ट इज़ योर रियल पावर. रियल पावर है, ये एक्चुअल पावर है जिससे वर्क प्रोड्यूस होता है. तो इट इज़ द वर्क प्रोड्यूसिंग पावर एंड एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट्स. किलोवाट्स इसके यूनिट है. इसको हम वी आई कॉस थीटा जिसको कहते हैं, दैट इज़ योर रियल पावर. सेकेंड इज़ योर रिएक्टिव पावर. रिएक्टिव पावर का क्या काम होता है? इट सप्लाइज द पावर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द मैग्नेटाइजिंग फील्ड. क्योंकि अब हम बात कर लें मोटर की या जनरेटर की, तो आप जानते हैं वहाँ पे हमें स्टेटर और रोटर में खुद हम करंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, या ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में भी हमें एसी हम देते हैं, तो वहाँ पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. तो जो मैग्नेटाइजिंग करने में जो आपकी पावर लग रही है, जो इंडक्टर कर रहा है, जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है इंडक्टिव एक्शन की वजह से, वहाँ पे जो पावर रिक्वायर हो रही है टू प्रोड्यूस द मैग्नेटाइजिंग फील्ड्स, राइट, मैग्नेटाइज करने के लिए, जिससे बेसिक वर्किंग फ्लक्स आपकी बनेगी. तो उस फ्लक्स को जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जितनी पावर यूज़ हो रही है, उसको हम रिएक्टिव पावर कहते हैं. एंड इट इज़ योर वी आई साइन थीटा कॉम्पोनेंट, राइट. तो इंडक्टिव या रिएक्टिव कॉम्पोनेंट्स हम कह लें, तो वहाँ पे जो पावर आपकी यूज़ हो रही है वो आपकी रिएक्टिव पावर है, और ये आपकी रियल पावर है. तो जो ग्राफ बनता है आपका फेज़र डायग्राम, वो कुछ इस तरह से बनता है. यहाँ पे आपका एक्टिव पावर है, एंड हियर इज़ योर रिएक्टिव पावर. And this is your total power, also known as apparent power. तो एक्टिव पावर के यूनिट्स किलो वाट है, रिएक्टिव की के वी ए आर है, के वी ए रिएक्टिव, एंड एपरेंट पावर इज़ के वी ए, जो दोनों का रिजल्टेंट है. और यहाँ से हम इसको पावर फैक्टर भी कहते हैं. तो ये आपका पावर ट्रायंगल है. सो नाउ यहाँ से हम पावर फैक्टर को देखते हैं. तो पावर फैक्टर मीन्स कॉस ऑफ थीटा. तो इधर से आप देख सकते हो कॉस थीटा एक्टिव पावर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो इट इज़ एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर. तो कॉस थीटा अगर 1 होगा तो इट मीन्स जो भी एक्टिव पावर है वो एपरेंट पावर के बराबर होगी. अब देखिए यहाँ से अगर कॉस थीटा 1 है, मीन्स 1 इज इक्वल टू एक्टिव पावर. इनको मैं डिनोट कर देती हूँ. एक्टिव पावर को हम P से लिखेंगे, रिएक्टिव पावर को Q से, एंड टोटल को S से. तो 1 इज इक्वल टू एक्टिव P अपॉन एपरेंट S, मीन्स P इज इक्वल टू S हो जाएगा. मीन्स पावर फैक्टर जब 1 है,
तो एट दैट टाइम जो टोटल पावर है S, वो सारी की सारी एक्टिव पावर के बराबर है, क्योंकि जब पावर फैक्टर 1 है, जब कॉस थीटा आपका 1 है, व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, इट मीन्स उस टाइम साइन थीटा आपका 0 है, क्योंकि कॉस थीटा 1 कब होता है, एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे मीन्स साइन 0 आपका 0 होता है, तो उस टाइम आपका साइन 0 होगा, और साइन थीटा अगर 0 है तो आपकी रिएक्टिव पावर उस टाइम 0 होगी, क्योंकि रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू VI साइन थीटा। तो जब पावर फैक्टर 1 है मीन्स तो आपकी रिएक्टिव पावर 0 होती है, आप जानते हैं ये चीज़। व्हेन पावर फैक्टर इज 1 मीन्स आपका सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, राइट। तो हम कंडीशन हमें जो डिज़ायरेबल है, वी ऑलवेज वांट कि हमारा पावर फैक्टर हाई हो। हाई पावर फैक्टर, मैक्सिमम पावर फैक्टर 1 होता है, तो 1 को अचीव करने की कोशिश की जाती है। आप चाहते हैं कि आपका 1 का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, मीन्स जो एक्टिव पावर है या ट्रू पावर, वो एपरेंट पावर का जो रेशियो है वो मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा पावर आपकी यूज़फुल हो। बट रिएक्टिव पावर आप कम्प्लीटली ज़ीरो तो नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। रिएक्टिव पावर के बिना आपका नहीं सिस्टम वर्क करेगा। तो इसीलिए रिएक्टिव पावर तो इंटीग्रल है, क्योंकि इंडक्टिव कंपोनेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, उनके बिना जनरेशन नहीं होगी। तो अब उसको हमने कैसे मिनिमाइज़ करना है, रिएक्टिव कंपोनेंट को कैसे हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं। और क्या डिसएडवांटेजेस हैं लो पावर फैक्टर के, वो भी हम स्टडी करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ लो पावर फैक्टर। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक्टिव पावर ये है, तो अब क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले देखो, अब अगर हमें सेम लोड के लिए हम कंसीडर करते हैं, मान लो एक 10, 10, 100 वाट्स का कुछ भी इक्विपमेंट है, तो 100 वाट्स उसकी पावर है, एक्टिव पावर, तो दैट इज़ इक्वल टू VI कॉस ऑफ थीटा। पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया है ये। अब सिस्टम में वोल्टेज तो कांस्टेंट मेंटेन करके रखते हैं हम, 230 आ रही है, तो वोल्टेज इज कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर हम पावर फैक्टर पुअर है सिस्टम का, अगर आपने पावर फैक्टर करेक्शन नहीं की है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होगी। 2 केसेस ले लेते हैं, एक केस में 0.8 ले लेते हैं और दूसरे केस में 0.6 ले लेते हैं, 0.9 ले लो चलो। तो 0.6 वाला कंसीडर करते हैं केस। तो जब कॉस थीटा 0.6 है, तो उस टाइम मतलब कॉस थीटा की वैल्यू, अब देखो 0.6 है और 100 वाट्स है ये, तो करंट की वैल्यू क्या होगी। अब अगर पावर फैक्टर 0.9 हो जाए तो क्या होगा, अगर पावर फैक्टर कॉस थीटा इज इक्वल टू ये 0.9 हो जाए अगर, तो सेम इसको आप फुलफ़िल करने के लिए, सेम पावर को फुलफ़िल करने के लिए अब कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ गई, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो मतलब अब इसके कंपैरिजन में करंट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा हाइयर है। अगर कॉस थीटा डिक्रीज़ कर गया, अगर मान लो कॉस थीटा 0.9 की जगह फॉल करके 0.6 हो गया, तो 0.6 के केस में अब सेम पावर के लिए करंट को बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट है। तो अगर कॉस थीटा डिक्रीज़ होगा तो आई हैज़ टू इंक्रीज़, ताकि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 100 वाट आए। तो जब कम है पावर फैक्टर, तो सेम पावर, क्योंकि लोड तो आपका कांस्टेंट रहेगा, जो भी एंड पे लगा है, कोई मशीनरी है, कोई आपकी वॉशिंग मशीन है एक्सेट्रा, तो वो तो उतना लोड लेगी ही। तो उतने लोड को लेने के लिए अगर पावर फैक्टर कम होगा, तो मशीन जो सिस्टम है वहाँ से ज़्यादा करंट जाने लगेगा, तो सिस्टम का करंट बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं इस रिलेशन से, ठीक है। वैसे आप देख लो यहाँ से कि कॉस थीटा, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, कॉस, यहाँ पूरे को इससे अगर हम देखें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू P/VI है। तो कॉस थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके करंट के, तो कॉस थीटा घटेगा तो करंट आपका बढ़ेगा। तो सेम लोड के लिए एट लो पावर फैक्टर द सिस्टम टेक्स मोर करंट। तो सेकेंड पॉइंट इज एज करंट इंक्रीजेज आई स्क्वायर आर लॉसेज इन द सिस्टम इंक्रीज। अगर करंट बढ़ गया तो आई स्क्वायर लॉस इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर
करंट बढ़ गया तो सिस्टम की वोल्टेज रेगुलेशन भी पुअर हो जाएगी, क्योंकि देखो अब हमने जो भी जनरेशन की सिस्टम का अगर करंट बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे जो भी लोड लगाया है मैंने उसकी अगर मैंने पावर फैक्टर करेक्शन नहीं किया तो पावर फैक्टर कम है, लोड करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ गया तो बीच में जो ड्रॉप्स होंगे जो लाइन में और इस मशीन में आपस के अंदर जो ड्रॉप्स होंगे, ठीक है, I/Z ड्रॉप्स जो इस मशीन में हो रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन में हो रहे हैं, वो भी बढ़ जाएंगे। तो लोड में आप जानते हैं जो जितनी जनरेट हो रही है वोल्टेज माइनस जो आपकी ट्रांसमिशन लाइंस में ड्रॉप हो रहे हैं वो मिलता है आपको। तो अगर ये जो ड्रॉप्स हैं ये बढ़ जाएंगे आपके, तो टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो आपको कम मिलेगी, क्योंकि बीच में ही ज़्यादा वोल्टेज कब चाहिए, क्योंकि आई बढ़ चुका है आपका, तो आई साइड ड्रॉप्स बढ़ जाएंगे, बीच में वोल्टेज बीच में ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी, तो सिस्टम की वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो जाएगी। तो एज करंट इंक्रीजेस वोल्टेज रेगुलेशन इंक्रीजेस, टर्मिनल वोल्टेज एट लोड डिक्रीजेस, अब बीच जो आपको एंड में वोल्टेज मिलेगी वो कम मिलेगी। एज ए रिजल्ट डिवाइसेस लाइक लैम्प्स, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स में फेल टू ऑपरेट, क्योंकि अगर टर्मिनल पे वोल्टेज लोड को कम वोल्टेज मिलेगी तो वो वोल्टेज मतलब आपकी कम होगी, तो डिवाइस की वर्किंग में प्रॉब्लम आएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एज करंट इंक्रीजेज लॉसेज इंक्रीज, हैंस एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। लॉसेज अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है लार्ज करंट के लिए, अब अगर करंट सिस्टम का बढ़ जाएगा तो उस करंट को विदस्टैंड करने के लिए जो कंडक्टर्स लगाने पड़ेंगे उनका साइज़ भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। देयरफॉर कंडक्टर्स ऑफ लार्ज साइज हैज़ टू बी यूज्ड विच में बिकम अनइकोनॉमिकल। नेक्स्ट है जब करंट इंक्रीज़ करेगा तो अब जो भी मशीनरी लगेगी सिस्टम में उसकी भी आपको मतलब उसको भी उस हाई करंट को विदस्टैंड करने के लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि करंट बढ़ चुका है तो मशीनरी का डिज़ाइन आप उसके अकॉर्डिंग बनाओगे जो उस करंट को विदस्टैंड कर सके। तो केवीए रेटिंग मशीन की बढ़ जाएगी, ठीक है, वोल्टेज इनटू करंट, क्योंकि करंट बढ़ चुका है तो उस रेटिंग का मशीनरी बनाने के लिए जो ज़्यादा करंट विदस्टैंड कर सकें उसका हमें साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, और जिसकी वजह से कॉस्ट भी मशीन की बढ़ जाएगी। तो हाई केवीए रेटिंग की मशीन्स लगानी पड़ेगी अगर करंट इंक्रीज़ हो गया, तो which results in the increase in cost and size of the machine. So now we will discuss power factor correction techniques कि क्या क्या methods हैं जिनसे हम power factor correct कर सकते हैं। तो पहला है जो कैपेसिटर बैंक को लोड के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है, तो आप जानते हैं कैपेसिटर लीडिंग करंट लेता है, देयरफॉर एंगल ऑफ लैग जो है करंट का वो कम हो जाएगा, और अगर एंगल कम हो गया तो पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा, और अगर पावर फैक्टर इंक्रीज़ हो चुका है तो रिएक्टिव पावर डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अब देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सर्किट बनाया है। सपोज़ यहाँ पे एक मोटर कनेक्टेड है और यहाँ पे जो भी जनरेटर है वो मोटर को वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ पे, एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट। कोई भी लोड आप एज्यूम कर सकते हैं। तो इसका जो सपोज़ इसका जो भी पावर फैक्टर एंगल है इनिशियली वो आप कोई भी एंगल थीटा एज्यूम कर ले, θ1। तो फॉर एग्जांपल θ1 इज़ द इनिशियल पावर फैक्टर एंगल। तो इसका फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, सपोज हेयर वी हैव योर वोल्टेज, ये वोल्टेज का फेज़र है, अगर कहीं भी बना सकते हो आप किसी भी डायरेक्शन में। तो अब ये मोटर θ1 जो है वो पावर फैक्टर एंगल है, लैगिंग पावर फैक्टर है, राइट। तो मतलब इसका जो करंट है वो इस वोल्टेज से लैग कर रहा है θ1 एंगल पे, तो इट इज़ योर IM। अब हमें इस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है, हमें इस एंगल ऑफ लैग को रिड्यूस करना है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे कैपेसिटर बैंक सपोज मैंने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। तो अब क्या होगा, अब जो भी करंट इधर आएगा, राइट, टोटल सम ऑफ इट गेट्स कुछ इधर भी चला जाएगा IC में, दिस इज़ योर टोटल करंट, ठीक है। पहले तो टोटल करंट आपका इतना ही था, अब क्या है IC में भी कुछ करंट जाएगा, जो करंट यहाँ से आएगा जनरेटर से, कुछ करंट कैपेसिटर में जाएगा एंड कुछ मोटर में जाएगा।
तो कैपेसिटर आपका इसमें आप जानते हैं 90 डिग्री लीड करेगा वोल्टेज से करंट, तो ये वोल्टेज है तो कैपेसिटर का करंट 90 डिग्री लीड किया। अब एक करंट ये हो गया और एक ये, तो सिस्टम का नेट करंट इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो इन दोनों का हम रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं ये पावर फैक्टर एंगल अब यहाँ पे आ गया, राइट। तो अब ये हो गया आपका IT। तो पहले एंगल इतना था θ1, अब सिर्फ इतना बचा। तो ठीक है, आप इसको और ब्रॉड बना सकते हैं। तो आप कर सकते हैं इसमें व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड यू कैन राइट इट, देन सिस्टम ऑल्सो टेक्स लीडिंग करंट, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय IC, and now the total current is the sum of IC and IM which is IT, and therefore which the power factor is improved। ठीक है, पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा क्योंकि पावर फैक्टर एंगल डिक्रीज हो गया। पहले θ1 था, अब θ2 हो गया। θ2 जो है वो इससे कम है, तो आपका पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा। नाउ एक और चीज़ अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर मान लो आपका लोड जो है, ठीक है, नेट लोड जो है वो सिस्टम का, वो तो कॉन्स्टेंटली चेंज करता है। तो मतलब जो लैगिंग एंगल है वो चेंज कर रहा है क्योंकि लोड आपका कभी भी कांस्टेंट नहीं है। सपोज अभी मान लो वोल्टेज का फेजर ये है, तो लोड एंगल कभी मान लो ये इतना हो सकता है, किसी पॉइंट पे वो इंक्रीज हो सकता है लैगिंग एंगल, कभी डिक्रीज हो सकता है। तो जो आपको रिएक्टिव पावर कंपनसेशन है या जो कैपेसिटर यहाँ पे लगा है वो भी आपको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि पावर फैक्टर आप कांस्टेंट मेंटेन करके रखो क्योंकि लोड आपका फ्लक्चुएट करता है। तो अब वो हम कैसे अचीव करते हैं उसमें, मतलब कैपेसिटर बैंक्स में क्या होता है, कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल कैपेसिटर्स हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे और स्विचिंग की हेल्प से उनको कनेक्ट या डिसकनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो देयर आर स्विचेस जिसकी हेल्प से हम, मैनुअल स्विचेस रहते हैं या सर्किट ब्रेकर्स और रिले की हेल्प से उनको ऑपरेट करवाया जाता है और जिससे नेट कैपेसिटेंस को कंट्रोल किया जाता है। तो आप जानते हैं पैरेलल में जो कैपेसिटेंस है टोटल वो ऐड हो जाती है। तो जो नेट कैपेसिटेंस मान लो इस केस में C1 + C2 + C3 + C4 है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई नेट अगर चारों मैंने कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो अगर आपने चारों कनेक्ट कर दिए, इससे पहले फेजर डायग्राम बना लेती हूँ मैं। तो ये आपका वोल्टेज है और ये लोड करंट है, ठीक है। और कैपेसिटर का करंट, अब कैपेसिटेंस आपकी बढ़ गई, कैपेसिटेंस बढ़ गई तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है आपका 1/ωc होता है। तो अगर कैपेसिटेंस बढ़ गया नेट, तो इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इस पूरे की डिक्रीज हो गई, तो करंट जो है इस पूरे में जो गया होगा टोटल, वो क्या होगा आपका, करंट जो है वो आपका वोल्टेज अपॉन XC होता है, ठीक है। तो अब XC कम हो चुका है आपका, तो करंट बढ़ जाएगा। तो जैसे आपने सारे कैपेसिटेंस अगर आप कनेक्ट करोगे तो जो लीडिंग करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब लीडिंग करंट अगर इंक्रीज हो गया तो अब आप देखो रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ठीक है। रिजल्टेंट आपका इस तरह से बन रहा है, लीडिंग पे आ जा रहा है। तो मतलब अगर मान लो आपका लोड किसी पॉइंट पे, दो केस लेती हूँ मैं। सपोज अभी मेरा जो कैपेसिटेंस थी मैंने दोबारा से ऑफ कर दिए कुछ स्विचेस, अगर आपने ऑफ कर दिए तो अभी मान लो एक केस था जब सिर्फ सिंगल कैपेसिटर ऑन था, पहले ये वाला केस लो, ठीक है। जब सिंगल कैपेसिटर ऑन था तो उस केस में मैंने ये वाला उसका करंट बना लिया IC, जो टोटल करंट था, बाकी सब ऑफ थे तो ये टोटल करंट था।
और ये लोड करंट था, तो जो नेट करंट था यहाँ से जो ये वाला करंट जाएगा, दिस प्लस दिस जाएगा, ठीक है, दिस IC प्लस दिस जाएगा, ठीक है। तो अब उस केस में इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप करोगे तो वो कुछ इधर आएगा पैरेललोग्राम से, जिधर भी आपका बन रहा है, राइट। तो आपका पावर फैक्टर इम्प्रूव हो गया। अब मान लो आपने कोई कनेक्ट कर दिया सिस्टम में, ऐसा लोड कनेक्ट हो गया जिसका पावर फैक्टर और ज़्यादा था, तो और ज़्यादा अगर जिसका पावर फैक्टर एंगल था लैगिंग, कोई आपने ज़्यादा इंडक्टिव लोड लगा दिया, तो अब IL शिफ्ट हो चुका है। अब इसको कंपनसेट करने के लिए आपको IC ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो कंपनसेट होगा, क्योंकि IL अब आपका बढ़ गया। अब इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट करूँगी, IC को अगर मैंने चेंज नहीं किया, तो आपका पावर फैक्टर देखो अभी भी लैगिंग ही आएगा, काफ़ी इम्प्रूव तो हुआ है पर लैगिंग आएगा, पर आपको उसको और इम्प्रूव करना है। तो अब मैं IC को आपको और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब अगर अब मैं और भी कैपेसिटर अगर मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, बाकी धीरे धीरे आप स्विचिंग करोगे, तो जैसे जैसे कैपेसिटर्स कनेक्ट होंगे पैरेलल में, तो कैपेसिटेंस नेट कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। नेट कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो XC आपका घट जाएगा, मतलब अब करंट आपका XC अगर घट गया तो करंट आपका बढ़ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब ये IC आपका इंक्रीज हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो देखिए इस तरह से बनेगा, नियरली इतना आ गया, तो पावर फैक्टर आपका इम्प्रूव हो गया। तो वैसे ही जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर लोड एंगल जितना भी है, ज़्यादा लोड एंगल है आपका लैगिंग, तो आपको ज़्यादा IC चाहिए, ठीक है, ज़्यादा वैल्यू ऑफ करंट चाहिए आपको लीडिंग में। और अगर कम है ये, अगर इसकी वैल्यू कम हो चुकी है, ठीक है, अगर मान लो ये कम है, दोबारा देखते हैं, इतना इस एंगल पे है ऑलरेडी लोड, ठीक है, अब इसकी कंपनसेशन करनी है, तो अगर मैंने इतना ही करंट लगाया है तो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हम ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल में लाइन और ये दूसरी इसके पैरेलल में। तो देखिए नेट करंट आपका अब लीडिंग हो गया है, ठीक है, सेम करंट से। तो अब आपको मतलब अब करंट की वैल्यू डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो अगर अब इसकी वैल्यू डिक्रीज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, कैपेसिटर्स जो कनेक्ट किए उनको डिसकनेक्ट करेंगे धीरे धीरे, ताकि कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाए। तो कैपेसिटेंस डिक्रीज़ होगी नेट, जैसे डिसकनेक्ट करोगे डिक्रीज़ होगी, तो XC आपका बढ़ेगा, XC बढ़ेगा तो करंट कम होगा। तो अब करंट की वैल्यू जब कम होगी, मतलब कम लैगिंग जब होगा ये, तो फिर अब इतना लैगिंग आपको चाहिए वो आपने स्विचिंग से अचीव कर लिया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आप करेंगे तो अब आपको ऑलमोस्ट डिज़ायर्ड यूनिटी पावर फैक्टर मिलेगा, ठीक है। तो हमें यूनिटी के करीब डिज़ायर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने लोड के वेरिएशन के हिसाब से कैपेसिटर्स को स्विच करके चेंज कर सकते हैं। सो कॉन्टीन्यूस कंट्रोल के लिए लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। एंड स्विचिंग इन एंड आउट इज़ कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ रिलेज एंड सर्किट ब्रेकर्स। इनकी हेल्प से उसको ऑन और ऑफ किया जाता है, जैसे हमने स्विचेस से कनेक्ट और डिसकनेक्ट किया कैपेसिटर्स को। अब मैकेनिकल स्विचेस की वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है और एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो जाती है। देयरफॉर नाउअडेज मैनुअल स्विचेस आर रिप्लेस्ड बाय थायरिस्टर स्विचेस, ठीक है, दे आर रिप्लेस्ड बाय थायरिस्टर्स व्हिच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। So second is synchronous condenser. तो we have already studied in our machine 3 course. तो एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को जब ओवर एक्साइट किया जाता है तो ये सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह वर्क करता है, हमने देखा था एक्साइटेशन से। तो अब वो कंडेंसर मतलब सिंक्रोनस कैपेसिटर और कंडेंसर इज द सेम थिंग। तो ये लीडिंग करंट लेगा एंड देयरफॉर जो लैगिंग पावर फैक्टर एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा, सेम कंसेप्ट पे जो हमने पीछे फेजर डायग्राम बनाया। अब पर इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, फ्यू ड्रॉबैक्स हैं एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटर बैंक्स। फर्स्ट इज़ मोर लॉसेज देन कैपेसिटर बैंक्स। इसमें ज़्यादा लॉसेज होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये रोटेशनल, इसमें मैकेनिकल पार्ट्स भी हैं, तो आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स, ठीक है, मोटर है ये, तो मैकेनिकल पार्ट्स हैं, फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेज होंगे, और भी बहुत सारे लॉसेज होते हैं इसमें ड्यू टू मैकेनिकल पार्ट्स ऑल्सो। क्योंकि मैकेनिकल पार्ट्स हैं इसमें तो उसकी मेंटेनेंस और वियर एंड टियर भी ज़्यादा होगा।
तो एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, मोर वियर एंड टीयर एंड मेंटेनेंस। सेकेंड इज इट इज़ स्लो इन रिस्पॉन्स ड्यू टू इट्स फील्ड सर्किट। अब कैपेसिटर की तरह ये इतना क्विक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले दोनों फील्ड जो है वो एनर्जाइज होगा, एक्साइट करना पड़ेगा आपको फील्ड को, तो उसमें भी थोड़ा सा लैग ऑफ टाइम आ जाता है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा हल्का सा उसमें स्लो होता है। नेक्स्ट है, इट कैन बी इंस्टॉल्ड एट वन प्लेस ओनली। उसको आप हर जगह नहीं कनेक्ट कर सकते। कैपेसिटर बैंक्स तो कॉम्पैक्ट है, उसको आप कहीं लोड सेंटर पे कहीं पे भी लगा सकते हो। इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट मैनी प्लेसेस। लोड के साथ भी आप कैपेसिटर को कनेक्ट कर सकते हो, वेयर एज ये पॉसिबिलिटी सिंक्रोनस कंडेंसर के साथ नहीं है। तो ये इसके फ्यू ड्रॉबैक्स हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट इज स्टैटिक VAR कंपनसेशन, और ये सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड है आज की डेट में, क्योंकि यहाँ पे थायरिस्टराइज्ड कंट्रोल्स यूज़ होते हैं। तो अब हमने जैसे डिस्कस किया कि कैपेसिटर बैंक्स को हम ऑन और ऑफ करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमें मैनुअल स्विचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देयर इज़ नो नीड ऑफ मैनुअल स्विचिंग, राइट। इधर हम जस्ट एंगल जो है, ट्रिगरिंग का एंगल को कंट्रोल करके, अल्फ़ा को कंट्रोल करके हम इस सर्किट की कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, मान लो ये लोड है, अब मान लो ये स्ट्रक्चर पहले कुछ भी नहीं है, तो इसका पावर फैक्टर लैगिंग होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोड लैगिंग है। अब मेरे को पावर फैक्टर इम्प्रूव करना है, तो आपने पैरेलल में SVC को कनेक्ट कर दिया, SVC बैंक को। तो SVC बेसिकली क्या है, SVC में एक फिक्स्ड कैपेसिटर रहता है और पैरेलल में एक TCR रहता है। TCR मतलब थायरिस्टराइज्ड कंट्रोल्ड रिएक्टर। इस चीज़ को हम TCR कहते हैं। TCR देखो, क्योंकि थायरिस्टर्स हैं यहाँ पे और इंडक्टर और रिएक्टर एक ही बात है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो थायरिस्टराइज्ड कंट्रोल्ड इंडक्टर कह लो या थायरिस्टराइज्ड कंट्रोल्ड रिएक्टर कह लो, एक ही बात है। थायरिस्टर से हम इस इंडक्टेंस को कंट्रोल कर रहे हैं, और इसको हम स्टैटिक VAR कंपनसेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टैटिक डिवाइस है ये, इसमें कुछ भी आपको स्विचिंग की ज़रूरत नहीं है, फिक्स्ड है ये, ठीक है। ना ही ये आपके सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह मैकेनिकल है और ना ही कैपेसिटर बैंक की तरह इसमें स्विचिंग की ज़रूरत है। और VAR मतलब रिएक्टिव पावर को कंपनसेट कर रहा है ये, तो मतलब पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर रहा है। तो अब क्या होगा इधर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या कंस्ट्रक्शन है, फिक्स्ड कैपेसिटर इन पैरेलल विद द TCR। तो TCR क्या चीज़ है, थायरिस्टराइज्ड कंट्रोल रिएक्टर। बेसिकली ये ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब दो थायरिस्टर्स हैं जो कि एंटी पैरेलल में हैं और सीरीज में लगे हैं एक इंडक्टर के। तो इस स्ट्रक्चर को हम थायरिस्टराइज्ड कंट्रोल्ड रिएक्टर कहते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में अगर मान लो, मैं सिर्फ पहले इस स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, तो इसमें मान लो अगर मैं AC दे रही हूँ, तो अब आप जानते हैं पॉजिटिव साइकिल में ये वाला थायरिस्टर वर्क करेगा, राइट, और नेगेटिव साइकिल में आपका जब इसका नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये वाला थायरिस्टर वर्क करेगा। अब इनका हम एंगल ऑफ ट्रिगरिंग को कंट्रोल करके हम रिएक्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ये अलग से स्टडी है। तो अभी सिर्फ आपको इतना आप ध्यान रखो कि अल्फ़ा को अगर मैं 90 डिग्री से अल्फ़ा को 180 डिग्री तक अगर चेंज करूं, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो मिनिमम होती है, और अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे जो XL है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो हम जब अल्फ़ा को चेंज करते हैं तो उससे इस पूरे जो ये पैरेलल सर्किट की रिएक्टेंस है XL, वो चेंज हो जाती है, हमारी वेव फॉर्म ऑफ करंट कुछ इस तरह से बनती है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 पे मैंने बोला XL मिनिमम है। तो अब जो भी करंट यहाँ से आएगा, तो अब देखो ये करंट इधर आएगा, कुछ करंट कैपेसिटर में जाएगा IC, एंड कुछ करंट इस रिएक्टर में जाएगा IL, और बाकी करंट इस लोड में जाएगा, इसको IR से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, और इसको IL से, लोड करंट एंड रिएक्टर करंट एंड कैपेसिटर करंट। अब अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 पे जो XL है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस है, वो मिनिमम है। तो मतलब अगर यहाँ पे रिएक्टेंस मिनिमम है तो ये करंट इंक्रीज करेगा, ठीक है।
अब ये करंट आपका इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल मैं फेज़र डायग्राम बनाती हूँ, यहाँ पे थ्योरी में आपको बाद में लिखाती हूँ। तो फेज़र डायग्राम कैसे बनेगा, पहले अल्फा इज इक्वल टू 90 पे बनाते हैं, ठीक है। तो सपोज दिस इज द फेज़र ऑफ योर वोल्टेज, ठीक है। और वोल्टेज से जो लोड का करंट है वो इस एंगल पे है IL θ1। अब यहाँ से जब हमने ये कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटर और इंडक्टर का करंट भी आएगा। कैपेसिटर का 90 डिग्री लीडिंग आएगा, IC जो है वो इधर आ गया, हियर इज योर IC। और जो IR करंट है इंडक्टर वाला वो 90 डिग्री लैगिंग आएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री लैगिंग पे मैंने IL बना दिया, IR से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो जब अल्फा इज इक्वल टू 90 पे हम बोल रहे हैं XL की वैल्यू मिनिमम होती है, मतलब यहाँ पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो मिनिमम है। तो अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगा, मतलब जो लैगिंग करंट है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इसकी आपने लेंथ ज़्यादा बनानी है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अब इसकी लेंथ ज़्यादा है तो नेट जो लैगिंग करंट है वो कैसे बनेगा। अब IC है और IR है तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो लैगिंग ही होगा। और कितना होगा इधर, ये होगा IC माइनस IR, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ऑपोजिट है। तो इधर IR माइनस IC लैगिंग करंट बचेगा, इतना करंट इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, क्योंकि IR हमने ज़्यादा बनाया है, राइट, इट इज़ मोर। तो नेट करंट जो बचा वो IR माइनस IC बचा। तो ये IR माइनस IC हो गया, क्योंकि ये जो दोनों का नेट करंट है वो फेज़र सम होगा एक दोनों का, ठीक है। मतलब यहाँ जो करंट एंटर हो रहा है वो इनका फेज़र सम होगा। तो फेज़र्स इनके ऑपोजिट हैं, तो फेज़र सम मतलब जब इसको और इसको ऐड करेंगे मतलब दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका टोटल करंट बना ये वाला, ठीक है। अब ये जो करंट है, अब जो नेट करंट होगा वो ये जो है टोटल करंट आपका, ठीक है, वो इस और इसका रिजल्टेंट होगा। तो ये जो करंट मैंने बनाया इन दोनों का रिजल्टेंट वो ये बनाया IR माइनस IC, दिस प्लस IL का रिजल्टेंट। तो दिस प्लस IL का रिजल्टेंट आप ड्रॉ कर लो पैरेललोग्राम से, इधर आएगा। तो अब देखो पावर फैक्टर पहले इतना था, अब पावर फैक्टर एंगल टोटल करंट ये हो गया, तो पावर फैक्टर तो और बढ़ गया, ठीक है। तो डिटीरियोरेशन हो गई 90 डिग्री पे। तो अब क्या होगा, 90 डिग्री पे पावर फैक्टर मतलब और इम्प्रूव होने की बजाय और ख़राब हो गया। अब धीरे धीरे हम अल्फ़ा को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे XL की वैल्यू इंक्रीज़ होती रहेगी, ठीक है। ये जो इंडक्टर रिएक्टेंस है ये बढ़ती रहेगी। तो XL इसमें अगर बढ़ गया तो अब ये जो IR करंट है ये कम होता रहेगा। तो वैसे ही हम जैसे जैसे अल्फ़ा को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, अब दोबारा फेज़र बनाती हूँ मैं। ये आपका वोल्टेज है एंड ये आपका लोड करंट है सपोज़, और दिस इज़ योर कैपेसिटिव करंट। और अब इंडक्टिव करंट जो है, जैसे हम अल्फ़ा को इंक्रीज़ करेंगे एंगल फायरिंग का, तो ये जो IR करंट है ये डिक्रीज़ होगा, मतलब ये कम हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 पे ये मैक्सिमम था, फिर रिड्यूस हो जाएगा। तो जब ये रिड्यूस हो गया तो ये कम हो गया। तो अब जो नेट करंट है इन दोनों का रिजल्टेंट वो आपका लीडिंग बचेगा, क्योंकि अब लीडिंग करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो अब जो नेट करंट है ये वाला वो इन दोनों का फेज़र सम होगा, दिस प्लस दिस, IC प्लस IR, दोनों का फेज़र सम, दिस इज़ IC दिस इज़ IL। तो दोनों का फेज़र सम अब लीडिंग वाली डायरेक्शन में आएगा और ये आएगा आपका IC माइनस IR। तो ये आपका नेट करंट हो गया IC माइनस IR। अब जो टोटल करंट है यहाँ से जो आएगा
वो आई सी माइनस आई आर और आई एल का रिजल्टेंट होगा, इसका और इसका रिजल्टेंट। तो हम यहाँ से इसको रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से मैंने बना लिया। तो आप देख सकते हैं पावर फैक्टर अब इम्प्रूव हो गया, पहले इतना था अब इतना हो गया, राइट। तो इस तरह से हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं एंगल को चेंज करके, क्योंकि अब जो ये एंगल ऑफ लैग है वो तो लोड के ऊपर वेरी करेगा, ठीक है। सपोज़ आपने लोड ऐसा कुछ लगा दिया कि उसका एंगल ज़्यादा था, मतलब अगर मान लो ये जो लोड है इसका एंगल अगर ज़्यादा था, ठीक है, सपोज़ वो ज़्यादा लैग कर रहा था, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आईसी की वैल्यू मतलब आपको और बढ़ानी पड़ेगी कैपेसिटिव करंट की वैल्यू। तो नेट कैपेसिटिव वैल्यू, करंट की वैल्यू कैसे बढ़ रही है, कैपेसिटर को तो हम इस केस में चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये फिक्स्ड कैपेसिटर है, ठीक है, राइट। जो कैपेसिटर बैंक था वहाँ पे तो हम कैपेसिटेंस को ही चेंज कर रहे थे ऑन और ऑफ करके नेट कैपेसिटेंस को, बट यहाँ पे तो आप इसको चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ अल्फ़ा को चेंज कर रहे हैं, मतलब आप रिएक्टेंस को चेंज करोगे, उससे आप नेट कैपेसिटेंस को चेंज करोगे। तो आई आर को मतलब आपको अगर ऐसा हो गया, अगर लोड एंगल और इंक्रीज्ड है और, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई आर को और डिक्रीज़ करना पड़ेगा, मतलब एंगल को आप और बढ़ाओगे, एंगल को और बढ़ाओगे फायरिंग एंगल को, तो आई आर और डिक्रीज़ हो जाएगा। आई आर डिक्रीज़ हो गया तो अब जो नेट करंट है वो ज़्यादा लीडिंग बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों का सम मोर लीडिंग होगा, ठीक है। अब ये ज़्यादा लीडिंग होगा, मतलब लीडिंग अब आपकी, इसकी लेंथ अब ज़्यादा बचेगी क्योंकि सब्ट्रैक्ट वाला हिस्सा कम बचेगा। तो अब इसका और इसका आप रिजल्टेंट निकालोगे, तो अगेन आपका पावर फैक्टर फिर उसके अकॉर्डिंग, मतलब जितना आपने इम्प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग आप अपने एंगल को चेंज करोगे और जिससे आई आर की वैल्यू चेंज होगी। तो आई होप आपको समझ आया है। तो अब सो एस वी सी की तो कंस्ट्रक्शन आपने लिख ली थी, अब टी सी आर में लिखो। टी सी आर जो उसका पार्ट है, थायरिस्टराइज्ड कंट्रोल्ड रिएक्टर, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 एंटी पैरेलल थायरिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज विद अ लीनियर इंडक्टर, ठीक है। बाय वेरिंग द फायरिंग एंगल ऑफ थायरिस्टर्स, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज वेरिड। At alpha is equal to 90, inductive reactance is minimum. At alpha is equal to 180, inductive reactance is maximum. So हम देखते हैं 90 पे एक्सेल हमने देखा, ये ओवरऑल एक्सेल मिनिमम है, तो आई आर जो यहाँ पे करंट गया वो मैक्सिमम होगा। तो फेज़र डायग्राम दोबारा से आप साफ बना लेना कि ये हमने वोल्टेज का फेज़र है, जो लोड करंट है उससे लैगिंग पे है, जो कैपेसिटर का करंट है वो 90 डिग्री लीडिंग पे है, और जो रिएक्टर का करंट है वो 90 डिग्री लैगिंग पे है, और इस वक्त मैक्सिमम है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आई आर मैक्सिमम है, आई एल उसके कंपैरिजन में कम है। तो जो इनका ओवरऑल करंट बचा नेट, ठीक है, वो आई आर वाली साइड बचेगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट करंट अभी भी लैगिंग ही है। तो ये बचा आपका आई आर माइनस आई सी। तो अब जो टोटल करंट है वो ये नेट करंट इनका सम प्लस आई एल के बराबर है, तो आई आर माइनस आई सी प्लस आई एल करेंगे, दिस प्लस दिस पैरेललोग्राम लॉ से, तो ये और आगे आ गया, मतलब पहले पावर फैक्टर एंगल θ1 था, अब θ2 आ गया। तो आप लिख सकते हैं आई आर मैक्सिमम है, देयरफॉर एज वी कैन observe power factor angle deteriorates, ठीक है, और बिगड़ गया फ्रॉम θ1 टू θ2, राइट। अब अल्फ़ा इज एडजस्टेड, अब अल्फ़ा को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे टू सच अ वैल्यू, नाउ अल्फ़ा इज एडजस्टेड, अल्फ़ा को एडजस्ट किया जाता है, इट इज़ इंक्रीज्ड टिल द डिजायर्ड पावर फैक्टर इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। जब तक आपको डिजायर्ड पावर फैक्टर नहीं मिल जाता तब तक आप अल्फ़ा को इंक्रीज करते रहेंगे, और अल्फ़ा कितना इंक्रीज करना है वो वेरी होता रहेगा लोड के पावर फैक्टर एंगल से बराबर, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज एडजस्टेड
according to the power factor of load, right? Hence here power factor improvement is possible without मैनुअल स्विचिंग. यहाँ मैनुअल स्विचिंग की ज़रूरत नहीं है, विदाउट मैनुअल स्विचिंग. ठीक है, तो यहाँ पे और मैकेनिकल पार्ट्स, यहाँ पे ना मैकेनिकल पार्ट्स है ना मैनुअल स्विचिंग है. इतना लिखने के बाद हेंस इट इज कॉल्ड अ स्टैटिक डिवाइस. इसको एक स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं. आगे आप लिख सकते हैं इसकी इट्स लाइफ इज लॉन्गर एंड मेंटेनेंस इज मिनिमम. ये सारी थ्योरी आप लिख सकते हैं इसमें. और साथ में आप पावर फैक्टर ये भी अब दूसरा बनाएंगे कि अब आपका IR डिक्रीज़ हो जाएगा जैसे आप अल्फ़ा को इंक्रीज़ करोगे. तो ये IL मिट गया था, दोबारा बना रही हूँ θ1 एंगल पे. तो अब जो नेट करंट है वो कैपेसिटिव बचेगा. सपोज इतना बचा. सो दिस इज़ योर IC माइनस IR, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन. और अब जो नेट करंट है IC माइनस IR प्लस IL, वो इनका रिजल्टेंट इधर आएगा. तो देखिए पावर फैक्टर अब इम्प्रूव हो गया. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एज वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर फेजर डायग्राम, पावर फैक्टर इज इम्प्रूव्ड फ्रॉम θ1 to θ2.